हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। दोस्तों, बिहार विश्वकर्मा की परीक्षा के लिए जो मेगा मॉक टेस्ट का सीरीज चलाया जा रहा है हमारे चैनल पर, उसका 9वां पार्ट लेकर आज मैं आप लोगों के पास उपस्थित हूं। दोस्तों, आई होप आपको ये हमारे सीरीज के सारे क्वेश्चंस और सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि जीके का कोई टॉपिक हो, कोई मैथ का टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए हमें कि इस चीज़ पे आप वीडियो बनाइए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, उस पे वीडियो बना पाएंगे। गाइस, एक अगर कोई एक पर्सन भी अगर कमेंट करके बताता है हमें कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो हम उस पे ज़रूर अमल करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। किसी एक ने हमें बोला था कि इम्पोर्टेंट जो डेट और इवेंट्स होते हैं उन पे वीडियो बनाइए, तो मैंने उन पे वीडियो बना के अपलोड किया था। और मैं रिसेंटली बुक और ऑथर्स पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक वीडियो मैं इसी तरह से आपके सिलेबस में जितने भी दिए हुए चीज़ सबको कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अब इस टेस्ट के क्वेश्चंस की ओर। तो आइए, तो कैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो इसी जो है यस्दीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो जो जरूरत होती है वो होता है न्यूट्रॉन कण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से जो वायु में जाता है वो आपका त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो जो पेट्रोल जो है विस्फोट ना करे, इसलिए इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेट्रा एथाइल सीसा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है आपका वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है किस प्रदेश का है? तो जो ओडिसी है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें निर्वात ट्यूब नहीं है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे, जो पहली पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी, उनमें निर्वात ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने में कार्य कहाँ होते हैं? तो जो जोड़ने और तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी स्मृति चिप में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोनालिसा मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसके जो पेंटर थे, बनाने वाले थे, वो थे ऑप्शन नंबर बी लियोनार्दो विंसी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने सात प्रमुख सागर तैरकर पार किया था? तो जो सात प्रमुख सागर जो तैरकर पार की थी वो थी आपकी बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम से कम 4% मत जो है पाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन जी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मैंने इस सेट में करा चुका है, लगभग ये तीसरा बार इस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो आपके इनके गुरु थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूफी परंपरा में पीर पीर से क्या आशय है, मतलब पीर से क्या समझते हैं आप, पीर से क्या मतलब अर्थ निकलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूफियों का गुरु। पीर मतलब सूफियों का गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो जो पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में है। मणिपुर आपका करेक्ट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो जो अंचल संपत्ति जिन्हें माना जाता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अंचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। कैसे ये जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिए। आगे बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चंस की ओर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए, तो बस आज मैथ के क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस मेंसुरेशन से ले रखे हैं। मेंसुरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस ले रखे हैं क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट मेगा मॉक टेस्ट कराए हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में मैंने जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे वो उठाए थे। तो इसलिए आज से मैंने मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस उठाने का कोशिश किया है ताकि आपको मेंसुरेशन भी अच्छे से समझ आ सके और एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को मैथ का। तो यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक बंद लकड़ी के बक्से में निम्नलिखित में से बाहरी आयाम है। तो जो बाहर के आयाम है वो है लंबाई आपका है, लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो लकड़ी का बंद बक्सा होगा वो कैसा होगा? तो वो एक घनाभकार होगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक घनाभकार होगा। तो देखिए इस तरह के जब भी घनाभ हो और इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो तो इसकी सिंपली इसको बनाने का तरीका जो है क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई है, यानी कि जो मोटाई है इसके बीच में वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इधर होगा तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, यानी कि सब में से 2 आपको माइनस करना होगा। तो यानी कि 22 में से अगर हम 2 माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा लंबाई निकल गया, और 17 में से 2 माइनस कर ले तो चौड़ाई निकल गया, और यहाँ पे 12 में से 2 माइनस कर लिए तो ऊंचाई निकल गया। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है हमारा निकालना क्या है, हमें बॉक्स में सीमेंट की मात्रा निकालनी है, यानी कि इसका आयतन निकालना है। तो जो आयतन जो वॉल्यूम होता है हमारा घनाभ का वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि अगर 20 15 दूना 30 यानी कि 3000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है 3000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेमी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कि यदि एक वृत्त की परिधि जो है 264 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गैस मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं करा रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है हाई लेवल के एजुकेटर्स हैं, हाई लेवल के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको जो छोटे क्वेश्चंस कराना खुद की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक रखा है, मॉडरेट लेवल का रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो बोल कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि जो है यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 264, और यहाँ पे जो पूछ क्या रहा है तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 264। अगर 264 को हम 44 से काट लेते हैं तो 264 हमारा 44 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। आर हमारा 42 आ गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग दे देना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर लेना होगा। तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा,
पाई हो जाएगा हमारा 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि हमारा 42 जो है 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 और बटा में आपका 2 जो है उसको लिखना जरूरी है। तो अगर हम 7 से काट लेते हैं तो 7 से हमारा ये 1764 252 बार में कट जाएगा और 2 से हमारा 22 जो है 11 बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 में अब 252 से गुना कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 11 में 252 से गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है 2772 करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो गाइस मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको जो है अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको वो टॉपिक सीखना है या फिर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, भर भर के कमेंट कीजिए, एक दो नहीं बार बार, जो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट में करके आप लोग बताइए कि इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं तब तक मैथ के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:4 है। लंबाई है 3 और अनुपात 4। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई कितना है, 4 है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अगर आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आयत की परिधि क्या होगी। तो ठीक है, लंबाई हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का, यानी कि 3x इंटू 4x। मान ली कि अनुपातों में x है तो यहाँ पे 192 हो गया। तो 4×3 12, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 192 हो गया। अगर 12 से हम इसे काट लेते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 12×1 12, बचा इधर कितना, यहाँ बचा 7, तो यहाँ पे कितना बचा 7, तो 12×6 = 72, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। एक्स इक्वल टू आ गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 12 और ये हो जाएगा 4×4 16, यानी कि लंबाई आ गई 12 और चौड़ाई आ गई 16। तो हम जानते क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो है हमारा सूत्र हो जाता है इसके परिधि का। तो इसे जोड़ लेंगे अगर 12 और 16 को, तो हमारा आ जाएगा 28 और 28 दूना कितना होता है 56, जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यदि एक आयत की लंबाई l सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है क्रमशः, उसमें बोले 25% और 50% तक बढ़ जाती है, जो एल है और बी है उसके 25% और 50% बढ़ जाती है, तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफल के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर पुराना देख ले, जो ओल्ड है हमारा क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब अगर न्यू की बात करें, जो नया क्षेत्रफल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल में हमको जो है 25% बढ़ाना पड़ेगा, तो 125/100 हो गया, और बी में हमें 50% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 150/100 हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो है एल, अगर इसको जो हम इसका नया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एल इंटू बी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का 125/100 और इंटू बी का 150/100। ठीक है, 25×6 = 150, 25×4 100, और यहाँ पे 25×5 125, और यहाँ पे 25×4 100। ये हो जाएगा 3 और ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/8, यानी कि एल बी इंटू 15/8 आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा 15/8 जो है हमारा न्यू आ गया क्षेत्रफल, और हमारा पुराना क्षेत्रफल कितना है, एल बी है। तो पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे और क्या करेंगे, तो 15/8 एल बी माइनस एल बी कर लेंगे, में से जो पुराना वाला क्षेत्रफल कितना है हमारा, एल बी ही है ना, तो एल बी ही घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 15×15, जो 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 15 में से अगर हम 8 घटा लेते हैं तो कितना हमारा आ जाएगा, 15 एल बी में से हम अगर 8 घटा लेते हैं तो हमारा 7 एल बी बटा में 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा निकल के। 7 एल बी बटा में 8 जो है हमारा, यानी कि 7/8 एल बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार घास के लॉन के बाहर 7 मीटर चौड़ी पथ है। 35 मीटर त्रिज्या है एक वृत्त की, जिसके बाहर 7 मीटर चौड़ी क्या है,
7 मीटर चौड़ी क्या है, पथ है। ठीक है, ये जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है और 35 7 जो है पथ का चौड़ाई दिया गया है। तो ठीक है, तो बोल क्या रहा है आगे कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि केवल रास्ते का, केवल इस चीज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, केवल जो रास्ता हमारा दिया गया है ये, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें करना क्या होगा कि जो एक जो बाहरी बाहरी त्रिज्या हो गई, यानी कि बाहरी वृत्त बन रहा है, एक अंदर वृत्त बन रहा है, तो बाहरी वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को अगर घटा लेंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बाहरी वृत्त के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35 और 7 जो 42 हो जाएगा, यानी कि हमारा बाहरी वृत्त का, यानी कि 35 यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमारा 42 चाहिए। तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 42 हो गया, यानी कि पाई और बड़े आर का स्क्वायर, यानी कि 42 का स्क्वायर, और माइनस पाई और छोटे आर का स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर। तो पाई अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ठीक है, अगर पाई को हम अगर पाई का मान रख देते हैं 22/7, अगर 1764 में से 1225 घटाते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 539। तो 539 को अगर 7 से काटते हैं तो ये 77 बार में चला जाएगा। तो 22 में अगर 77 से गुना कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 में अगर 77 से गुना कर लेते हैं तो हमारा 1694 निकल कर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1694 मीटर स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं तो व्यास संख्यात्मक रूप से किसके बराबर होगा। तो जो बोल रहा है कि व्यास किसके बराबर होगा, यदि जो परिधि और क्षेत्रफल जो है वो बराबर होंगे। तो ठीक है, पहले इसको बराबर कर लेते हैं। 2 पाई आर हमारा परिधि हो गया और क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई से पाई हमारा कट गया तो आर से एक आर कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू हमारा 2 आ गया, यानी कि त्रिज्या हमारी कितना आ गई, 2 आ गई। तो अगर हम त्रिज्या हमारी 2 आ गई तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हमारा हो जाएगा, अगर त्रिज्या हमारा 2 आ गई तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है 2 आर, यानी कि डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो हमारा व्यास है वो संख्यात्मक रूप से 4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है 2695 रुपए। यदि छूट 23% दिया जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए, छूट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य को पहले हम एक्स मान लेंगे, उस पर छूट दे रहे हैं, यानी कि 23% छूट दे रहे हैं, तो 100 में से 23 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 77/100, यानी कि 77% बराबर जो विक्रय मूल्य हमारा की छूट देने के बाद ही तो विक्रय मूल्य आया, तो 2695 रुपए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर 77 से इसको काट लेते हैं तो ये 35 बार में कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3500 रुपए जो है हमारे अंकित मूल्य के रूप में निकल कर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन से ही है। बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 6 और 4 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अगर LB कर लें तो 10×6 = 60 हो जाएगा, और प्लस BH कर लें तो 4×6 = 24 हो जाएगा, और प्लस HL कर ले तो 10×4 = 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना और इसको जोड़ लेते हैं तो 40 और 60 100 और एक 24, तो यानी कि 124 हो जाएगा। तो 124 दूना 248 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग जो है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग जो है, जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या के एक 2/5 गुनी है, वो 50 है, यानी कि क्या 50 है, योग जो है वो 50 है। और संख्या के बारे में बोल रहा है कि जिसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 2/5 गुनी है, तो संख्याएं निकालिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 2x/5 है। क्योंकि 2/5 है दूसरी संख्या, उसका 2/5 गुनी है, 2/5 से गुना करेंगे तो 2x/5 हो जाएगी। इसका योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x बटा में 5 इक्वल टू 50। ये 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू हो जाएगा 225। 7x इक्वल टू 250 हो जाएगा, सॉरी 250 हो जाएगा, 5 25 यानी कि 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 250 बटा में 7। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 250 बटा 7 आ गया, यानी कि पहली संख्या कितना आ गई 250 बटा में 7 आ गई। अब हमें दूसरी संख्या निकालना है तो 250 बटा 7 में 2 बटा 5 से गुना कर लीजिए, 2 बटा 5 से गुना कर लीजिए। 2 बटा 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 से अगर काटेंगे इसको तो ये कितना है 5 5 25 यानी 50 बार में जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100 बटा में 7। मतलब पहली संख्या आ गई हमारा 250 बटा में 7, दूसरी संख्या 100 बटा में 7। तो यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 250 बटा में 7 और 100 बटा में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 200 यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 7 और खाली स्थान दिया हुआ है, फिर 6 7 9 पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तब रिक्त स्थान की जगह सबसे छोटी पूर्ण अंक क्या होगी। तो सबसे छोटी अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी संख्या को भाग देने के लिए नियम क्या होता है कि वो 9 से उसका योग भी विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम कर लेते हैं 2 + 4 + 7 और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देते हैं प्लस 6 + 7 और प्लस 9, तो इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसे हम जोड़ते हैं तो 2 और 4 6 और 7, 6 और 7 हो जाता है 13 और 13 6 हो जाता है 19, 19 और 6 हो जाता है 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 और 9 आपका हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा हमारा। और हमें चाहिए क्या 9 से विभाज्य। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक रख लेते हैं, अगर यहाँ पे एक पुट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35 और 1 36, यानी कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अंक पूछ रहा था पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हमारा एक जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस ये आज टॉप 10 क्वेश्चंस थे मैथ के, जो कि आपके सिलेबस पे ही आधारित हैं। मैं सिलेबस से आगे कुछ कराता ही नहीं आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी कर लीजिएगा, और आपने अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, कि अगर आप चाहते होंगे कि हमें इसका पीडीएफ मिले, आप लोग कमेंट करते हैं सर पीडीएफ डाल दीजिए, तो पीडीएफ में इसका पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े नहीं हैं तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहीं पे हम आपको जो है इसका पीडीएफ जो है दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो गाइस आज हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस में आपके केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रखा है, वन वर्ड जो है उसको रखा है ताकि आपका कुछ वन वर्ड जो है कंप्लीट हो सके। तो आज के इंग्लिश में केवल आपको वन वर्ड ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, मतलब कोई ऐसा जो अपने सुख सुख के लिए, अपने खुशी के लिए कोई काम कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, तो उसे कहते हैं एमेचर। ऑप्शन यहाँ पे एमेचर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि वन हु कैन ईदर हैंड विथ ईज, इसको कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, या फिर इसे भी इस तरह से भी बोला जाता है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, मतलब जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल एक समान कर पाए उसे बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, इसे कहते हैं कैकोग्राफर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लेश, इसे कहते हैं कैनिबल। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, इसे कहते हैं कॉनिसर, ठीक है। ए पर्सन हैविंग अ सॉफ्टिस्टिक चार्म, इसे कहते हैं डेबोनेर, या फिर डेबोनेर के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं ए हैंडसम लुकिंग मैन, मतलब ये किसी पर्सन के लिए या किसी मैन के लिए, स्पेशली जेंडर में अगर बात करें तो मैन के लिए जो हैंडसम का यूज़ होता है उसके लिए यहाँ पे डेबोनेर का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर जो बोलते हैं लुकिंग हैंडसम तो लिखो लुकिंग डेबोनेर भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो डेबोनेर का जो मीनिंग होता है वो होता है कि बहुत ही आकर्षक होना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट्स, इसको कहते हैं एगोइस्टिक,
मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में बखान करते रहे, तो इसे कहते हैं इगोइस्टिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, इन्हें कहते हैं इमिग्रेंट्स। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन या फिर ऐसे कोई भी जो अपना देश छोड़कर या फिर एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो उन्हें इमिग्रेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में बिलीव करते हैं उन्हें फेटलिस्ट कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका, जो कि लास्ट आज का वन वर्ड है, यहाँ पे देखते हैं कॉन्फर्ड एज एन हॉनर, तो इसे कहते हैं हॉनररी। ठीक है, ये आपके टॉप 10, यहाँ पे टॉप 10 जो है वन वर्ड्स थे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए, तो किस यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे रीजनिंग का, तो ये कंक्लूजन से है। देख सकते हैं कि सभी तस्वीरें जो है फोटो है, और बोल रहा है कि कोई फोटो सस्ती नहीं है। तो एक बार बना लेते हैं इसका ग्राफ। सभी तस्वीरें जो हैं वो फोटो है, जो तस्वीरें हैं सभी वो फोटो हैं, सभी तस्वीरें फोटो हैं। और बोल रहा है कि कोई भी फोटो सस्ती नहीं है, यानी कि सस्ती को साइड में रखेंगे। आगे पूछ क्या रहा है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तो सही तो है भाई, कोई तस्वीर जो है कहाँ पे सस्ती है कहीं पे दिख रही है, नहीं है। तो ये आपका निष्कर्ष सही है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी फोटो तस्वीरें हैं, तो सभी फोटो तस्वीरें हैं बिल्कुल नहीं है, कुछ ही फोटो ना तस्वीरें हैं, इतना सारा फोटो है जिसमें से कुछ फोटो ही तस्वीरें हैं। तो ये आपका सरासर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है, केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इसे शब्दकोश के अनुसार क्रम में बैठाने के लिए आएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले जो वर्णमाला के हिसाब से, जो मतलब इंग्लिश के वर्णमाला के हिसाब से जो पहले आएगा उसे हम पहले रखेंगे। तो ओ तक तो बराबर है, यू तक बराबर है, और यहाँ पे टी तक भी सब बराबर है। अब हमें देखना है कि कौन सा पहले आता है। तो पहले हमारा वर्णमाला में क्या आता है, पहले पी आता है, यानी कि पहले दो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए तो पी के बाद जो है आता है हमारा एस, एस आता है। तो एस वाले को देखते हैं, तो एस वाला भी दो है, तो दो में से देखेंगे तो एस ई जो है पहले आएगा, यानी कि इसके बाद 5 हो गया, और उसके बाद 1 हो गया। ठीक है, 2 5 1 हो गया। और अब देखते हैं कि क्या आता है। तो अब हमारा पहले डब्लू आता है या पहले टी आता है, तो पहले टी आता है, तो हमारा 4 हो गया, और उसके बाद लास्ट में जो है डब्लू आता है, यानी कि 3। यानी कि 2 मतलब 2 5 1 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है, 2 5 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो MAYOR को NBZPS लिखा जाता है, तो SUPREME को क्या लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम है उसके बाद एन आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है। उसी तरह से कर लेंगे, एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद टी आएगा, यू के बाद भी आएगा, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, आर के बाद एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एम के बाद एन आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो मिला लेते हैं कौन सा है, तो टी भी क्यू एस एफ जो है हमारा यहाँ पे मिल गया NF, जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं इजी करा रहा हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और यही पूछे जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि रीजनिंग का कोई भी जरिया नहीं होता है कि कहाँ से आपको सोचना पड़े। अब यही क्वेश्चन को मान लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 51 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 4 5 65। तो आप किस तरह से इसे रिलेट कर पाएंगे, किसी तरह से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आप किस तरह से इसे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 में अगर 6 से गुना कर लेते हैं, 8 में 8 से गुना कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 को जोड़ देते हैं, तो 8 6 48, और 3 क्या हो रहा है, 51 आ जा रहा है। तो ये मुझे पता है कि इस तरह से ये क्वेश्चंस बनेंगे, तब मैं इसको बना पा रहा हूँ, यहाँ पे 51 कर पा रहा हूँ। अगर मुझे भी एग्जाम में नहीं पता रहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को भी इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 चौका 60 और 5 65 हो रहा है, तो उसी तरह से 20 25 100 और 20 क्या इतना हो जाएगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि जो सिंबल्स दिए हुए हैं उनका जो है मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये 27 जो है, ये जो सिंबल दिया हुआ है उसके लिए क्या चिन्ह रखा गया है। तो 27 जो जो
ये जो सिंबल दिया गया है इसके लिए प्लस का चिन्ह रखा गया है, और 81 और जो डॉलर का सिंबल है उसके लिए भागा का चिन्ह रखा गया है, और ये जो छोटा वाला सिंबल है उसके लिए माइनस का रखा गया है, और यहाँ पे 8 है, और इसके बाद जो बराबर का सिंबल है उसके लिए क्या रखा गया है, बराबर के लिए गुना का रखा गया है, तो गुना 2 हो जाएगा। तो 9 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 दूना 8 दूना 16 हो गया। 1 मिनट, ये 81 है, सॉरी मैंने 18 लिख दिया था। तो 9 9 81 हो गया, तो ये 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। में से अगर हम 8 दूना 16 घटा लेते हैं तो हमारा 20 जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पे वीडियो जो है इसका जो पीडीएफ है वो शाम को 6 बजे से पहले तक अपलोड कर देंगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैं रोज लाता हूँ, आपको वीडियो में रोज लाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो CCC है, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको बनाने का तरीका इसका मैं बता देता हूँ। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें, देख सकते हैं यहाँ पे CC के बाद B है, और यहाँ पे C के बाद एक ब्लैंक है और A है, फिर CC के बाद B है, फिर CC के बाद ब्लैंक है, और फिर देख सकते। तो इसे अगर हम पुट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं, तो CC के बाद यहाँ पे A पुट कर लेते हैं, यहाँ पे C पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे इस A को पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे इस C को पुट कर लेते हैं। तो देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे CCA CCB CCA CCB CCA CCB, यानी कि ये करेक्ट हमारा, ये जो हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ें तो ये इस तरह का भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस है। यहाँ पे देख सकते हैं, जय कुमार 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में गया है। तो पहले इस एक डायग्राम को बना लेते हैं, और बोल क्या रहा है कि पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यानी कि उत्तर की ओर तो आया, अब दक्षिण की ओर अगर जाएगा तो इसी दिशा में तो जाएगा, यानी कि पीछे ही जाएगा। तो 6 किलोमीटर अगर यहाँ तक आएगा, 6 किलोमीटर, तो इतने दूरी जो बची हुई है हमारी वो कितनी बच गई, 4 बच गई। यानी कि 10 किलोमीटर था, वो 6 किलोमीटर घट के आ गया नीचे, तो अब 4 किलोमीटर की दूरी इतनी बची हुई है हमारी ये। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो है इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर इसके बाद पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो इधर आ रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर यहाँ तक आया। यहाँ तक ही कितना आया, 3 किलोमीटर आया। तो अब पूछ रहा है कि जो न्यूनतम जो है बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो दिशा तो हमें पता चल गई है कि दिशा जो है उत्तर पूर्व है, दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है। यहाँ पे आंसर तो हमें यही दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बना भी देता हूँ। तो ये हमारी जो दूरी है, अब इसकी इसकी प्रारंभिक स्थान से जो दूरी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आधार हो गया, ये जो सॉरी ये जो आधार हो गया, ये लंब हो गया, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में अगर हम कर लेंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा, यानी कि 16 और 9 25, यानी कि अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताना क्या है आपको, इसमें बताना है आपको कि जो एक दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है, तो ये जो फिगर है इसकी आकृति कैसे बनेगी दर्पण से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर, तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप दर्पण से, तो ये जो है एरो इधर की ओर जा रहा है, तो जब दर्पण में सेम इसका उल्टा होगा, यानी कि इधर की ओर आएगा, तो यहाँ पे दो जो है यानी कि डी और बी तो पहले ही कट गया, क्योंकि जो एरो का चिन्ह है वो आना चाहिए। तो एरो का चिन्ह ए और सी में आ रहा है, तो ए और सी हमारा वेरिएबल है। तो अभी इसको और देखेंगे, तो अगर ये देखते हैं अगर हम कि इसका मुंह ऊपर की ओर उठा है, और तो इसका भी मुंह नीचे की ओर झुका है, तो ये भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है इस तरह से बना हुआ है, तो ये इस तरह से बनेगा दर्पण में, लेकिन ये जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित आरेख में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौवों को प्रदर्शित किया जाता है।
तो गाइस जानते हैं आप लोग कि गाय जो होती है वो स्तनधारियों में आती है, यानी कि स्तनधारियों में हमारी गाय आ गई, स्तनधारियों में गाय आ गई, और कौवा जो है वो पक्षी है तो वो अलग हो गया, क्योंकि ये स्तनधारी भी नहीं है तो ये अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि देख रहे हैं कि अगर ये प्रश्न आकृति है WXYZ, तो जेड में हमारे 5 जो है बिंदु दिए गए हैं, तो अगर इसको हम खोलते हैं, ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा, तो इसमें भी 5 होगा बिंदु होगा। अगर इसको अब ओपन करेंगे तो ये फिर ऐसे होगा और ये फिर ऐसे हो जाएगा, तो इसमें भी 5 बिंदु होंगे और इसमें भी 5 बिंदु होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट वेरिएबल कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के थ्रू, आपके एग्जाम के लेकर। और आपको अगर किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब दिन बचे ही नहीं है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, 5 दिन कोई दिन नहीं होते हैं। तो गाइस इस तरह की आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।